नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का रंग तरंग के इस बहुत ही खास अंक में। मैं हूं जया सिन्हा। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों को आपके सामने हम पेश कर सकें। आज भी कुछ ऐसी ही कोशिश है। साथ ही आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे देश के उन कला साधकों से जो ना सिर्फ अपनी कला से युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में भारत की कला संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। और भी होगा बहुत कुछ, तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। आइए आपको पहाड़ों पर लिए चलते हैं। राजधानी दिल्ली में मंचन हुआ नाटक देवभूमि का। सुमन वैद्य निर्देशित इस नाटक में पहाड़ी संस्कृति की झलक साफ नजर आई। राजधानी दिल्ली में एक शाम रही पर्वतीय संस्कृति के नाम। रंगमंच पर नजर आया पहाड़ों का गीत संगीत। राष्ट्रीय व वैश्विक फलक पर तथा ओलंपिक थिएटर तक का सफर तय कर चुकी वर्ष 1968 में स्थापित सांस्कृतिक संस्था पर्वतीय कला केंद्र द्वारा नई दिल्ली में हिंदी नाटक देवभूमि का प्रभावशाली मंचन किया गया। उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित इस नाटक को लिखा चंद्रमोहन ने। खचाखच भरे सभागार में एक बड़ी संख्या में दर्शकों ने इस नाटक का लुत्फ उठाया। मारे नहीं गए हैं, देश के लिए शहीद हो गए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जवान आगे! सुमन वैद्य के कुशल निर्देशन ने इस नाटक को और भी यादगार बना दिया। ओह, तो तुम सोनी गांव के हो? जी। तब तो आज से तुम्हें मैं अपना बिरादर कहूंगा। भाई बिरादरी में जो मजा है वो और कहीं नहीं। हाँ, ये लो, एकदम खींचो। उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर गीत, संगीत, नृत्य व संवाद आधारित किए गए। सब सुखी रहला देवभूमि माला, सब सुखी रहला देवभूमि माला। देवभूमि नाटक का कथासार उत्तराखंड के आध्यात्म, जनजीवन, वीरता की मिसाल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता नजर आया। साथ ही पर्वतों की महिलाओं के कठिन परिश्रम तथा ग्रामीणों के अंचल की परंपराओं के प्रति निष्ठा व विश्वास को भी नाटक में बखूबी दर्शाया गया। जानू हो दीदी, प्रतिभाशाली कलाकारों ने वर्षों से चले आ रहे पहाड़ों से लोगों का पलायन, रोजगार व उद्योगों के अभाव, व्याप्त विकृतियों व उनके समाधान से जुड़े किस्सों को बखूबी मंच पर पेश किया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। रंगमंच की दुनिया की बात हो रही है, तो आइए आपको दिखाते हैं एक और बहुत ही शानदार नाटक। दूसरों को दोषी ठहराते ठहराते कभी हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। शत्रु, द एनिमी विद इन। इस नाटक का मंचन किया गया राजधानी दिल्ली में, जहां पर बिंबिसार और अजात शत्रु की दंत कथा को बहुत ही खूबसूरती से मंच पर पेश किया गया। मैं बिंबिसार हूं, मगध नरेश, जीवन
राजधानी दिल्ली में रंगमंच के योद्धाओं ने दर्शकों के सामने इतिहास का एक बेहद चर्चित पन्ना पेश किया। शत्रु, द एनिमी विद इन, इस नाटक का मंचन हुआ राजधानी दिल्ली में, जो बिंबिसार और आजाद शत्रु की दंत कथा को दर्शकों के सामने पेश करता नजर आया। आजाद शत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने अपने ही पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। इस प्रकार आजाद शत्रु ने मगध साम्राज्य के राजा के रूप में उसके अंग लिच्छवी, वजी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। सोचा तो करो कितना अकेलापन है यहाँ। अकेले में बुलाते भी तो तुम हो। बहुत बात जोड़नी पड़ती है तुम्हारी। लगता है राजकुमार पुनीत को अभ्यास नहीं है प्रतीक्षा। पाली ग्रंथों में आजाद शत्रु का नाम अनेक स्थानों पर आया है, क्योंकि वह बुद्ध का समकालीन था और तत्कालीन राजनीति में उसका एक बड़ा वर्चस्व था। उसका मंत्री वसकार कुशल राजनीतिज्ञ था, जिसने लिच्छवियों में फूट डालकर साम्राज्य का विस्तार किया था। आज का समाचार ये है कि महाराज को राजकुमार अर्थात राजकुमार को महाराज घोषित कर दिया गया है। आजाद शत्रु ने अपनी राजनीति से, अपनी नीतियों से मगध को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। अपने शासनकाल के दौरान वे विस्तार की आक्रामक नीति का पालन करता रहा। संपन्न राजकन्या बाजीराव से स्वयं अपने महाराज की डोर में बंधेंगे। मगध राज का दंडनायक काशी में है। प्रजा पालक बाजीराव से ब्याह करेंगे। लेकिन पिता की हत्या करने के कारण इतिहास में वह सदा अभिशप्त रहा। इस नाटक के जरिए ये कोशिश की गई कि दूसरों को दोषी ठहराते हुए कहीं ना कहीं हम अपने अंदर पनप रहे शत्रु को भूल जाते हैं। आजाद शत्रु पूरे जीवन अपने पिता की हत्या के अपराध बोध में जीता रहा। इसीलिए जब वह भगवान गौतम बुद्ध से मिला तो उसने इसके लिए इस अपराध का पश्चाताप प्रकट किया। कभी नहीं होता बंधु। हार हो तो बदले की भावना, जीत हो तो बदले का भय। ये हार जीत कैसे नापी जाती है? सीमा और मरने वालों के आंकड़ों से? बस राजाओं के लिए जीत का तो पता नहीं बंधु, लेकिन दोनों ओर की प्रजाओं की हार पक्की रहती है। बंधु छोड़ो ये। और बौद्ध सिद्धांतों के प्रति अपनी अटल भक्ति दर्शाकर उसने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। इस नाटक के प्रसंगों ने और कलाकारों की प्रस्तुति ने ये बात साबित की कि बिंबिसार और आजाद शत्रु की कहानी, ये दंत कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। एक बेहतर जीवन के लिए अपने अंदर के शत्रु को, दुश्मन को मार गिराने की जरूरत है। पत्नी अथवा उपदेशक, कौशल को अधीन बना के तुम्हें जीता है और अब हरियम का वंश का मान बढ़ाना ही। रंग तरंग, डीडी न्यूज। जब भी तुम्हारे पास आता हो न छापती। इस वक्त हम मौजूद हैं एक बेहद खास प्रदर्शनी में, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। ये वो प्रदर्शनी है जहां पर 19वीं शताब्दी की बेहद दुर्लभ प्रिंट्स को प्रदर्शित किया गया है, और अगर आप गौर से देखेंगे तो इन्हें रिस्टोर किया गया है और उन्हीं एशियंट एंटीक फ्रेम्स में इनको कैद किया गया है। ये कई जो पेंटिंग्स हैं, ये प्रिंट्स हैं, अपने मूल तत्व में यानी कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में जब पूरी दुनिया में टाइपोग्राफिक की टेक्निक काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर रही थी, तब भारत जो है उसमें लिथोग्राफिक टेक्निक काफ़ी लोकप्रिय हो रही थी। और उस वक्त द दीवान ऑफ ट्रैवनकोर राजा सर तंजोर माधव राव ने उस वक्त के मशहूर आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा को अपने काम को यूरोप भेजने की बात कही ताकि उनके काम को ओलिग्राफ किया जा सके। लेकिन राजा रवि वर्मा ने खुद की एक प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया और अपने काम, जो अपना प्रिंट्स थे, उन पर काम करना शुरू किया।
उस वक्त जो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, उन्होंने कई आर्टिस्ट को प्रेरित किया और हमारे देश में शुरुआत हुई एक नए दौर की। उस वक्त के उन लेजेंडरी आर्टिस्ट के काम को, उनकी प्रिंटिंग को, उनकी तस्वीरों को इस प्रदर्शनी में बहुत ही खूबसूरती से देखा जा सकता है। हाथ में चाय या कॉफ़ी का प्याला और अपनी पसंदीदा किताब खुशी देती है। हमारे दिन में ना जाने कितने ऐसे पल आते हैं जो हमें खुशी दे सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ नकारात्मक चीज़ों पर होता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ लम्हे बिताना, अपना पसंदीदा गाना सुनना, क्यों हम इन छोटे छोटे लम्हों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अनदर डे इन पैराडाइज इस प्रदर्शनी में इस वक्त मौजूद हूँ मैं। ये प्रदर्शनी आपका ध्यान उन्हीं छोटे छोटे लम्हों की तरफ आकर्षित करती है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की छोटी सी झलक, साथ ही इसके क्रिएटर यानी कि इसके आर्टिस्ट से भी करते हैं एक छोटी सी मुलाकात। हम कितना परेशान है, मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, अगर इसकी जगह मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, या उन अच्छे पलों को हम याद करें तो शायद जीवन और बेहतर हो। अनदर डे इन पैराडाइज ये सोच है आर्टिस्ट सीमा सिंहदेव जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अनदर डे इन पैराडाइज किस सोच के साथ आपने इस एग्जीबिशन को सजाया है? हर एक की ज़िंदगी में एक टाइम आता है जब आप एकदम से सोचते हो कि कितनी चीज़ें हैं जो हमको शुक्राना करना चाहिए। उसी बेसिस पे जब ये शो मैंने शुरू किया अपना तैयारी, तो मुझे लगा कि मैं किस किस चीज़ के लिए मुझे भगवान का बहुत शुक्र करना चाहिए कि कितनी चीज़ें हैं जो हम वी टेक फॉर ग्रांटेड मैम। एंड उसमें से इफ़ वी आर सो प्रिविलेज्ड, अगर हमारी अच्छी सेहत है, अगर हमारे दोस्त हैं हमारे आसपास, हमारे फैमिली हमारी बॉन्ड है हमारी साथ में कनेक्टेड जुड़ी हुई है, एक टाइम मिल जाए जहाँ पे हम अपने लिए अपना टाइम निकाल सकें, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक को अपने आप को डिस्कवर करने के लिए जो टाइम मिल जाए कि काम छोड़ दो, सोचना बंद करो, कुछ किताब पढ़ो, कुछ नेचर एनवायरनमेंट एंजॉय करो। म्यूज़िक सुनने में कितना सुकून है। हम बस भाग दौड़ में लगे हुए हैं सब जने कमाने के लिए। मैं नहीं कहती कि ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, बट जब एक मिनट हम बैठ के सोचें कि हमारे पास कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी रीजंस हैं, कितने प्रिविलेजेस हैं हमारे पास जो लोगों के पास नहीं है, तो बहुत जो हम बाहर सुकून ढूंढते हैं, जन्नत ढूंढते हैं, ऐसा लगता है कि वो यहीं है, सब कुछ है हमारे पास। बस एक वो अप्रिशिएट करने का है कि जो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, जो हमको भगवान जी ने इतना कुछ दिया है, उसका शुक्र करते रहे तो आगे बहुत और चीज़ें और मिलती हैं। आप जो यूनिवर्स को देते हो उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। दैट वाज द विजन ऑफ माय शो। जो किताब में पढ़ के आप एक जर्नी कर सकते हो ना, ट्रैवल करके भी नहीं कर सकते। आजकल लोग किंडल में लग गए, कंप्यूटर्स में लग गए, फ़ोन में लग गए, बट वो एक्चुअल किताब पकड़ना, हाथ में पन्ने बदलना, पढ़ना, वो स्मेल ऑफ द इंक, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई विश सब जन एक बार फिर से किताब उठाना शुरू कर दें। तो अपने जीवन की छोटे छोटे पलों को, छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, कोशिश तो कर सकते हैं। यही कहने की कोशिश की है सीमा जी ने अपनी इस प्रदर्शनी के ज़रिए। और आइए अब आपको बताते हैं, एक बहुत ही अनूठा आयोजन रहा पुराने किले पे। विकसित भारत के संकल्प जो हमने लिया है 2047 का, उसमें जो भारत की सॉफ्ट पावर है, यानी कि जो हमारे कलाकार हैं, वो भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं और सीमा जी भी इसका हिस्सा थी। सीमा जी बताइए, किस तरह का वो आयोजन रहा, क्या कुछ आपके अनुभव रहे जब आप उस कार्यशाला में, उस विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुई पुराने किले में? ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ, जो हमको एक टाइटल मिला था विकसित भारत एम्बेसडर, वो सुन के ही बड़ा गर्व हुआ। जो मोदी जी का विजन है 2047 का विकसित भारत का, वी वर ऑल अ पार्ट ऑफ इट। एंड हम सबको एक कैनवस मिला, पेंट्स मिले, एंड जो जिसका मन था करने का,
बहुत लिबर्टी मिली, हज़ारों की तादाद में आर्टिस्ट आए, स्टूडेंट्स आए, डिफरेंट कैटेगरीज थी। देश भर से जो युवा थे वो भी इसमें शामिल हुए। क्या आपको देख कर लगा कि किस तरह से जो हमारे युवा हैं वो तैयार है इस संकल्प के लिए, और कला को लेकर कितने वो गंभीर नज़र आए, संजीदा नज़र आए? बहुत अच्छा लगा, ये फीलिंग बहुत अच्छी थी। एक जैसे एकजुट होके ऐसे लग रहा था सबका एक विजन एक कॉमन था कि और सबका पोर्ट्रेल विकसित भारत का, वेदर इट वॉज शोइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर, वो इतना क्रिएटिव वे में सब ने अपना दिखाया दैट आई रियली फील ओब्लाइज्ड कि हमको एज आर्टिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई होप दैट ये और अपॉर्चुनिटीज़ मिले आर्टिस्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। यकीनन हमारे कलाकार एक कला साधक के रूप में भारत की कला संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विकसित भारत आर्टिस्ट एम्बेसडर वर्कशॉप में देश भर से कलाकारों ने, आर्टिस्ट ने, स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और विकसित भारत यानी कि 2047 के भारत की संकल्प लिया। आइए देखते हैं इस अनूठे आयोजन की कुछ और झलकियां। आइए आपको लिए चलते हैं एक ऐसे कार्यक्रम में जो समर्पित रहा भारत के शास्त्रीय संगीत को। देश भर से जुटे कलाकारों ने इसमें शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। सांस्कृतिक पहचान को संगीत के माध्यम से एक आवाज मिलती है, जिससे इसे अपने समुदाय और अन्य लोगों द्वारा समझा, सराहा और संरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार संगीत एक ऐसे पुल के रूप में कार्य करता है जो व्यक्तियों को उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। एक ऐसा ही संगीतमय कार्यक्रम महानाद महोत्सव का आयोजन किया गया दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जिसमें कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। शास्त्रीय संगीत तो दैट इज़ अ वेरी बिग जर्नी। हम तो बहुत रियाज करना पड़ा है और इट इज़ नॉट दैट ईजी लाइक टू सिंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो एक शो करने में और एक कॉन्सर्ट करने में इट इज़ वेरी हार्ड। सो बहुत प्रयत्न है इसके पीछे। सो दैट इज़ द मेन वैल्यू ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। कहते हैं कि जब भाषा का जन्म नहीं हुआ था तब लोग आपस में अपने भावों का आदान प्रदान संगीत के माध्यम से किया करते थे। ये मानव जगत को ईश्वर का एक अनुपम दैवीय वरदान है। वक्त के साथ साथ संगीत ने अपने आप को बदला, लेकिन जिस चीज में कभी बदलाव नहीं आ सका वो है संगीत की मिठास। संगीत के 7 सुर, 7 जुदा, सबका अलग अंदाज, सबका अलग ही रंग, और हमारे कलाकार इन्हीं स्वरों के साथ, इन्हीं रंगों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और शास्त्रीय संगीत की अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। ख़ास बात यह है कि आजकल की भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी में, या फिर ये कह सकते हैं कि आपाधापी की ज़िंदगी में, यहाँ अगर सुकून मिलता है तो शास्त्रीय संगीत में ही मिलता है। मैं रेशमा, कैमरामैन शिव के साथ। भारतीय संगीत के सुर और लय की सहायता से मीरा, तुलसी, सूरदास और कबीरदास जैसे कवियों ने भक्त शिरोमणि की उपाधि प्राप्त की और अंत में ब्रह्मा के आनंद में लीन हो गए। इसीलिए संगीत को ईश्वर प्राप्ति का सुगम मार्ग बताया गया है। देखिए, मेरा मानना है, क्योंकि मैं कमर्शियल भी साथ ही साथ बजाता हूँ और बहुत सारी फिल्मों वगैरह में भी मैंने बजाया है, तो मेरे इंस्ट्रूमेंट का जहाँ तक मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एक स्वरशाला करके एक ऐप है, उसमें उन लोगों ने सबके छोटे छोटे बाइट लिए और एकदम सेम साउंड उससे आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं और कीबोर्ड में भी वो स्टोर हो जाता है, वैसे ही आपको लगेगा कि सारंगी बज रही है। लेकिन कुछ एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जैसे कि शहनाई और सारंगी,
ये अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट ऐसे इनकी कभी कॉपी हो ही नहीं सकती। आपने देखा होगा तबला की हो जाती है, ड्रम की हो जाती है और बाकी इंस्ट्रूमेंट हैं, संतूर की भी लोग कॉपी कर लेते हैं। तो किसी हद तक मेरा मानना ये है कि एकॉस्टिक जो इंस्ट्रूमेंट है उनका एक अपना स्थान एक अलग है। संगीत के बिना सब कुछ अधूरा है। संगीत में जो अपनापन है, जो शांति है, वो कहीं और नहीं। साथ ही हमारे मन को एकाग्र करने की एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति जो संगीत में है, वो कहीं और नहीं। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए। यही तो है भारत की सॉफ्ट पावर, भारत की कलाएं, हमारी संस्कृति, हमारी समृद्ध विरासत जो पूरे विश्व में भारत को एक अलग पहचान देती है। रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक कला के किसी न किसी माध्यम से खुद को ज़रूर जोड़े रखें, क्योंकि कला ही है जो हमारी मुलाकात खुद से करवाती है। इसी के साथ रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।